हिंद अमन पार्टी रुकने वाली नहीं है। हिंद अमन पार्टी केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर सरकार बना के छोड़ेगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले। मुहिम चला रहे हैं सारे बीजेपी के लोग हैं जी, ये मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। और ये देखिएगा, ये शिकायत है, मैं मेरे खिलाफ इतनी तरह से इन्होंने वो भड़काऊ भाषण कर रखी है। ये मैंने एनसीआर कटा रखी है इनके खिलाफ। ये मैंने क्या नाम ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी है इनके खिलाफ। जब हमारी इलाहाबाद में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान हमने बताया कि जी ये जिसने भी शिकायत की है वो एक फर्जी गवाह है, उसने झूठ बोलकर कोर्ट को और शासन प्रशासन को गुमराह किया है। ये वो अपराधी है, ये वो गुंडा है बीजेपी का, ये वो शैतान है, ये वो जानवर है जो ना तो इंसानों की शक्ल में दिखाई दे रहा है ना जानवरों को। इसका पता नहीं है इंडिया का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का है रहता है। ये ओखला से बाहर नहीं निकलता, दुबका रहता है। ये जो हम पे गाजियाबाद में झूठा केस लगा, उस पर गाजियाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और उस पर भी हम मानहानि का केस करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड छीनने के लिए कोशिश की थी, वक्फ बोर्ड की जमीनों को, तो मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट गया। ये भी एक हिंद अमन पार्टी ने काम किया है। तो हम सबसे पहले टोल टैक्स खत्म करवाने जा रहे हैं। एक जग्गन है, जग्गन का लड़का है देविंदर, उसने अपने पहले तो मुआवजा ले लिया है जगह का, उसके बाद में उसने झुग्गियां बसवा रखी है। और उस झुग्गियों में मैंने एसएचओ सरिता बिहार साहब से 6 महीने पहले कहा था इनकी वेरीफाई करो, उन्होंने कोई वेरीफाई नहीं करी। अभी वहां पे पानी भर गया था, रात को वो सारी डूब गई। अब हम जो पहल करने जा रहे हैं वो ईवीएम को बिल्कुल खत्म करवाने जा रहे हैं। जानते हैं जो बिल ला रहे हैं, क्या वो जेल में नहीं रहे? क्या वो तड़ीपार नहीं है? क्या उनके ऊपर अपराध नहीं है? क्या वो जेल से काट करके नहीं आए? क्या सजाए काट करके नहीं आए? सबसे पहले तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए कि मैंने तो खा लिया, तुम्हें नहीं खाने दूंगा। बताइए मुझे कौन से देश के अंदर प्रधानमंत्री, देश के अंदर मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसा जिसके ऊपर केस नहीं है? पहले तो ये जो बिल लाने वाले सबसे पहले अपनी पार्टी के लोगों को हटाए। और मैं देश के सारे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि अब आप मीडिया के साथ साथ राजनीति भी करें। आप कब तक इनके पीछे कैमरा लेके भगेंगे? चोर डकैत उठाई गिरे बलात्कारी, इनके पीछे कब तक लेके भगेंगे कैमरा? आप मेरे पीछे गुंडे लगा दो, आप मेरे पीछे पुलिस लगा दो, आप मेरे पीछे नेता लगा दो, आप मेरे पीछे छुटभैया लगा दो, आप मेरे पीछे जेब कतरे लगा दो, मैं उनसे डरने वाला नहीं। आज आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसके पीछे का मकसद हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे। क्या इसके पीछे का कारण निकाला है आपने जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? सबसे पहले मेरा सारे पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और देश की जनता को नमस्कार, और देश के जो भ्रष्टाचार का साथ अधिकारी दे रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। ये कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है क्योंकि हम अब से 30 साल पहले लगातार देश की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, घर घर गली गली इलाके बाई इलाके जाकर की है। वो पूरा लगभग देश हमें जानता है और उसके बाद में हमें परिणाम कुछ नहीं मिला। कार्य हम करा रहे थे और इनाम कोई और ले रहा था। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि हम हाई कोर्ट से जजमेंट करा के लाती हैं, हर दूसरी पार्टी अपना पीठ थपथपाती है। अब इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि इस कॉन्फ्रेंस में मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और वो धमकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि अब वो धमकी देने वाले कौन है, पहले मैं ये बता देता हूँ। वो धमकी देने वाले बीजेपी के लोग हैं। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ झूठी, पहले दिल्ली में तहरीर दी, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में झूठी तहरीर दी। उसके बाद में हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने पूछा है कि इसका आप जवाब दीजिए। जब हमारी इलाहाबाद में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान हमने बताया कि जी ये जिसने भी शिकायत की है वो एक फर्जी गवाह है, उसने झूठ बोलकर कोर्ट को और शासन प्रशासन को गुमराह किया है। और उनने कोई पैलेस नहीं खोला, उसने कुछ नहीं खोला और उसने, हमारी कोर्ट ने सारी बातें सुनी और उस पर हमें स्टे दे दिया। ये स्टे की कॉपी है और उसमें साफ लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें रिपोर्ट दे के ये एफआईआर कैसे बनती है। अब हम इस एफआईआर के जो इन्होंने शिकायत की थी झूठी, उस शिकायत के खिलाफ मानहानि का केस करने जा रहे हैं। और मैं एक बात और बता दूं कि जब ये सारी चीज हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ दे दी तो उसके बाद में बीजेपी का एक गाजियाबाद में हमारे पीछे लगा दिया गया। अब एक दिल्ली में लगा रखा है जिसका ना दर है ना वार है। ये 5 लोगों का गैंग है। ये गैंग जो काम कर रहा है, एक्चुअली मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हिंद अमन पार्टी से डर रही है।
क्यों डर रही है? क्योंकि कभी वो लीगल पे काम कर रही है, कभी गैर कानूनी, कभी धमकियां दिलवा रही है। इससे पहले मुझे जामिया नगर के एसएचओ ने धमकी दी थी गोली मारने की, जिसकी मैंने शिकायत रिटर्न में की थी और 112 भी कॉल की। रात मुझे फिर एक शहजाद नाम के व्यक्ति ने, जिससे मैंने हाई कोर्ट से क्या नाम है, बांग्लादेशी और घुसपैठी और क्या नाम है, आतंकवादियों को पनाह देने के नोटिस करा रखे हैं, 96/24/24। ये सारे के सारे लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैंने एक हिंदुस्तान पट बना लिया और ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे निकल जाए। मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ और देश के लिए काम कर रहा हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। और सवाल दूसरा ये भी आता है कि इसके पीछे जो मैंने पहले खुलासा किया था कि इसके पीछे थाना सरिता बिहार का एसएचओ जीत सिंह, उसने पूरे सुरक्षा दे रखी है उसे, जिसका ना घर है ना दर है। मैं सबसे पहले सवाल आप लोगों से, देश की जनता से और शासन प्रशासन से ये करना चाहता हूँ कि जिस शहजाद को एसएचओ जीत सिंह ने संरक्षण दे रखी है, क्या उस शहजाद की उसने कभी किराएदारी की वेरिफिकेशन करी है? अगर करी है तो क्यों नहीं देता? आरटीआई में भी नहीं दी मुझे। वो चोरी छुपे रह रहा है और मैं गारंटी से कहता हूँ वो देश का नागरिक नहीं निकलेगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ने लगभग 30 साल से अखबार चलाने का लाइसेंस दे रखा था, जिसके आधार हम जनता की सरकार तक पहुंचाते थे खबर और सरकार की जनता तक पहुंचाते थे। इसी बीच में ये लोग आए और इनका जो काम था वो मेन काम था, जिसमें 3 थाने ज्यादातर इन्वॉल्व है, कालिंदी कुंज, शाहीन बाग, सरिता विहार और जामिया नगर। क्योंकि जमुना के किनारे किनारे बसे हुए हैं और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये बाहर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुलाते हैं और उनकी झुग्गी झोपड़ी डलवाते हैं और उसके बाद में खाली कराकर उसे बिल्डिंगें बना करके उसे बेच देते हैं। ये इनका कारोबार लंबे एक अरसे से चला आ रहा था, जिसको मैंने पर्दाफाश किया, हाईकोर्ट को बताया। हाईकोर्ट ने तुरंत 80-35 एक जजमेंट पास किया और पूरी जमुना नदी के किनारे नदियां, नहर और अवैध सारी चीजें उन्होंने हटाने के निर्देश दिए, जिस पर काफी कार्रवाई हुई। तो इसलिए कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है और बीजेपी कहीं ना कहीं मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि अभी तो हमारी पार्टी ने जन्म लिया है। बेशक हमें 30 साल पुराना तजर्बा है, लेकिन हमारी पार्टी ने जन्म लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी हमसे डर रही है, इसलिए वो ऐसे काम कर रही है। आपकी पार्टी ग्राउंड लेवल पर क्या काम कर रही है और आगे क्या काम करने वाली है? हमारी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर अभी तक ये काम किया है कि जैसे अभी तक किसी भी नई पार्टी ने किसी गर्ल्स यानी कि लड़कियों की यूनिवर्सिटियों की नींव नहीं रखी। हमने जहां पे पूरे कट्टर मुस्लिम हैं, कांदला जैसे शहर, कांदला जैसे इलाके में जाकर के हमने एक लड़कियों की यूनिवर्सिटी की नींव रखी है और उसमें हमने पूरा क्या नाम है, सहयोग करने के लिए भी कहा है। एक ही पहली पहल। दूसरी पहल हमारी पार्टी ने यह काम किया है कि देश के अंदर, खासतौर से दिल्ली के अंदर जो घुसपैठियां हैं, जैसे मैंने बताया था, उनको दिल्ली से बाहर निकालने का काम किया है, जिसमें हजारों की तादाद में घुसपैठियां पकड़े गए हैं। लेकिन जो उसको पनाह देने वाले हैं, जिनके नाम मैंने पहले खुलासे किए थे, जैसे दानिश अलीम है, उसका कोई कारोबार नहीं है, नेता बताता अपने आप को। जैसे शहजाद है, उसका कोई कारोबार नहीं है, वो लोगों को बाहर से लाता है और बसाता है और बीजेपी का अपने टैग लगा के घूम रहा है। जैसे एक जिसके घर पे बटला हाउस में आतंकवादी पाकिस्तानी पकड़ गया लाल किले कांड में, और एक है वकील कुरैशी, जिसकी अभी एक जमुना के किनारे तोड़फोड़ हुई थी, डीडीए ने करी थी, लेकिन उसका घर छोड़ दिया क्योंकि उसके घर पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ, ने चारों तरफ से बीजेपी पुतवा रखा। उसका घर छोड़कर बाकी सारे गरीबों का तोड़ गई। तो ये 4 लोग थे और इनके साथ अब जो सामने खुल के आए थे, जिसमें मैंने बताया था अकील मलिक है, एक शाहिद है, बदमाश है उत्तर प्रदेश का, और एक क्या नाम है, जीत सिंह है, एसएचओ सरिता बिहार का, और जिसको जो बिना इंफॉर्मेशन के और बिना परमिशन के जो रैली निकलवाता है, एसएचओ जामिया नगर है, और शाहीन बाग भी कहीं ना कहीं इसको कोऑपरेट कर रहा है, और कालिंदी कुंज भी कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जमुना के किनारे सारे लोग बसे। ये हम काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिनको इनकी आमदनी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और घुसपैठिया बहुत बड़े पकड़े गए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। तो इसलिए ये हमारे काम से ज्यादा डर रहे हैं। दूसरा हमने जो तीसरा जो हमने काम किया है, तीसरा काम हमने ये किया है कि हमने देश के अंदर 30 साल से लेकर तक भाईचारा निभाया और भाईचारा बनाते आ रहे हैं। हम गली से उठ करके देश की जो एशिया की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसियां हैं, वो सब जहां हमारा ऑफिस है वहां है, और उस पे वहां में आपके प्यार ने, आपके हमारे कार्य ने यहाँ तक पहुंचाया है। तीसरा जो हमने काम किया है कि अभी 70 दुकानें तोड़ दी गई थी, जैसे कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया था कि
कि 70 दुकानें तोड़ दी गई थी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ दी गई थी। तो हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी स्टे लाई और उस पर जो कार्रवाई चल रही है और उस पर दोबारा हम कंटेम्प्ट लगाने जा रहे हैं। हमने ऐसे अनगिनत काम किए हैं, आपको बताएंगे तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, जिसमें और इसके अलावा भी हमने इतने काम किए, जैसे अभी मुसलमान जो मेरे देश के मुसलमान हैं, हिंदू भाई भी मेरे देश के हैं, दलित भी मेरे भाई देश के हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड छीनने के लिए कोशिश की थी, वक्फ बोर्ड की जमीनों को, तो मैं उसमें सुप्रीम कोर्ट गया। ये भी एक हिंदुस्तान पार्टी ने काम किया है। तो ऐसे काम लगातार हिंदुस्तान पार्टी कर रही है और करती रहेगी। आप पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, हालांकि आपने हर आरोपों को नाकार किया, पर इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई मैंने बताई ना कि ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान पार्टी को जन्म दे दिया है और ये कोई आरोप नहीं है, ये सब अफवाह है और ये अफवाह को मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं। देखिएगा, बदनाम कर रहे हैं तो मेरा नाम हो रहा है, ये लोग बदनाम कर रहे हैं तो मेरा नाम हो रहा है। मैं इनकी बदनामी से नहीं डर रहा, मैं तो कागजी कार्य में, देखो आज भी खुलेआम दुनिया दुबक के चलती है नेता, लेकिन मैं अपने झंडा आगे लगा के चलता हूँ, पीछे फोटो लगा के चलता हूँ। मैं ही एम ए बर्नी हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हिंदुस्तान पार्टी का। तो मुझे इनके बकवास से डर नहीं लगता, ना ही मैं इनकी किसी बात से मैं डर रहा हूँ। लेकिन हाँ, इतनी जरूर है कि बीजेपी हमसे डर रही है, इसलिए बीजेपी ने, किसी दूसरी पार्टी ने हमारे पीछे कोई आदमी नहीं लगा रखे, बीजेपी ने पार्टी ने हमारे पीछे आदमी लगा रखे। आपकी पार्टी को लेकर ऑपोजिशन का क्या रवैया है? ऑपोजिशन का ये रवैया है कि मतलब इसको शुरू होने से पहले खत्म कर दी जाए पार्टी को, और कहीं ना कहीं वो इसके पीछे लगी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं तो नहीं कहूंगा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा रखा, वोट चोर। अब वोट चोर है ये तो सबको पता है, मेरे नाम लेने से नहीं पता पड़ा कि मोदी चोर है या अमित शाह चोर है, ये तो सबको पता है कौन चोर है। वोट चोर है और उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है और उसमें हम शामिल होने जा रहे हैं और हम एक बहुत बड़ी रैली भी निकालने जा रहे हैं इसको लेकर के, और हम जनता के हित में काम करने जा रहे हैं और जनता के लिए, देश की जनता को साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे उसमें कोई वोट चोर आ जाए, वोट डकैत आ जाए। अब हम जो पहल करने जा रहे हैं वो ईवीएम को बिल्कुल खत्म करवाने जा रहे हैं, और ईवीएम के खत्म करवाने के बाद में हम जो ना बैलेट, क्या नाम है, पेपर पे वोट कराएंगे। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा काम जो है ये कि जो टैक्स, देखिएगा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कतर कतर एक छोटा सा मुल्क है, 40 लाख लोगों की आबादियों का मुल्क है कतर। उस कतर के अंदर आप चले जाओ, आज से 40 साल पहले कतर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ करता था, खजूरों से वो अपना कारोबार चलाते थे। कतर में एक तेल के भंडार निकले, आज कतर दुनिया की सबसे बड़ी तेल की मंडी बनी रही है। और उसके बाद में, उसके अंदर 40 लाख लोगों के बाद में उसमें क्या है कि पूरे लोग वहां पे टैक्स फ्री हैं। हम कितना टैक्स दे रहे हैं आपको पता है, हम गाड़ी निकालते हैं टोल टैक्स, रोड पर खड़े करते हैं टोल टैक्स, टोल टैक्स, टोल टैक्स जाते हैं टोल। तो हम सबसे पहले टोल टैक्स खत्म करवाने जा रहे हैं, और जो प्रॉपर, जो हमारे देश की जनता पर सबसे ज्यादा टैक्स थोपा जा रहा है, हम उसको लेकर के एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली की सीएम पर जो हमला हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, दिल्ली की सीएम, ये मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। पहले तो दिल्ली की सीएम हमारे ही, कोई अगर झुग्गी झोपड़ी के लोग जाते थे तो शबनम वर्णी का वो बता देती थी कि शबनम वर्णी का ऑर्डर हुआ जी, इसलिए हम इस घरों को तोड़ रहे हैं। लेकिन ये हमला, एक बात बताइए, गुजरात की सरकार, गुजरात के लोग, गुजरात का मारने वाला, और सीएम पर आकर के गुजरात से अटैक कर रहा है, क्यों कर रहा है? अभी अटैक में कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। ये एक जेड प्लस सिक्योरिटी लेने का प्लान था और वो जेड प्लस उनको सिक्योरिटी मिल गई। अब यकीन मानिए, कोई ना कोई हमला होगा ना कुछ हो, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी अभी तक यहाँ पे किसी मुख्यमंत्री को नहीं मिली, क्योंकि कैपिटल है ये कैपिटल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह रहते हैं, चाहे वो आप शीला दीक्षित को ले लीजिए, एक छोट 2 पुलिस वाले उनके साथ चलते थे, और चाहे केजरीवाल को ले लीजिए, और बहुत सारे यहाँ पे बीजेपी के भी और अन्य पार्टी के भी मुख्यमंत्री गुजरे। लेकिन ये क्या है कि अब तुम्हें पता है कि ये ट्रिपल इंजन कहने लगे, कहीं 4 इंजन कह देंगे, 2 इंजन कहते हैं, तो ये इनके इंजन फेल होते जा रहे हैं। अब इनको फेल इंजन के लिए इनको जो एक सुरक्षा ही इनको मुहैया कराई जा रही है, ताकि कोई इन पे आपत्ति या कोई इन पर सवाल या कोई इन पे किसी तरह की सवालदेही या जवाबदेही ना हो सके। इसलिए ये एक वो चला हमला किसे कहते हैं? हमला होता है, राजीव गांधी पे हमला हुआ था, बचे क्या वो? इंदिरा गांधी पे हमला हुआ था, बचे क्या वो? ये हमले होते हैं। ये क्या नाम है कि जी वो उसमें ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां हैं, बड़े प्री प्लान है केंद्र और राज्य सरकार का। इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप जो यमुना की सफाई हो या दिल्ली में घुसपैठियों को हटाने के फैसले हुए हैं, उन पर आपका दावा ठोकते हुए उसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई आप खुद जाकर के देख लीजिएगा, खुद जाकर के देख लीजिएगा कितनी सच्चाई है पूरे में। मतलब इन्होंने जमुना को दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ भगा दिया और उस पर कब्जा करते जा रहे हैं।
अब ये घुसपैठियों को बसाते जा रहे हैं। वही मेरा फिर रिपीट वही सवाल है कि ये लोग एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अब इसका हम लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। इसमें अब कहीं न कहीं जो मैंने नाम बताए थे, अब इसमें सरकारी आदमी भी निकल के आ रहे हैं। इसमें और सबसे ज़्यादा जो पनाह दे रहा है, मैं बता देता हूँ, एक जग्गन है, जग्गन का लड़का है देविंदर, उसने अपने पहले तो मुआवजा ले लिया है जगह का, उसके बाद में उसने झुग्गियाँ बसवा रखी हैं और उस झुग्गियों में मैंने एसएचओ सरिता बिहार साहब से 6 महीने पहले कहा था, इनकी वेरीफाई करो, उन्होंने कोई वेरीफाई नहीं करी। अभी वहां पे पानी भर गया था, रात को वो सारी डूब गई, उनका सामान रखा हुआ था, वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो उसमें क्या नाम है, ये इस तरह के ना तो कोई किराएदारी की वेरिफिकेशन होती है वहां पे, ना कोई कोई नया आदमी आ जाता है। और सबसे ज्यादा आप देखिएगा जामिया नगर के अंदर ही लोग और ओखला के अंदर ही ज्यादा तो लोग बाहर विदेशी पकड़े जा रहे हैं। अब अरे इसको लाने वाले और पनाह देने वाले शहजाद है, अरे ये 4 लोगों में नाम बताया, अभी इसमें जीत सिंह है, ये लोग इनको सपोर्ट करें। जब तक सरकारी सपोर्ट इनको नहीं मिलेगी तब तक ये आगे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इनको कामयाबी का रास्ता ही ये लोग हैं। आज ये लोग हटा दें सपोर्ट इनके ऊपर से, आज ये दिल्ली छोड़ करके भाग जाएंगे या जेल में जाएंगे। हाल ही में संसद में एक बिल लाया गया जो कि सत्ता पक्ष जो है उन्होंने रखा है कि 30 दिन जो जेल में बिता चुके हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनको उनके पद से हटाया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिएगा, ये राय, ये बिल लाना और ये तो एक सरकार का एक ध्यान भटकाने वाली बात है। ये तो आप भी जानते हैं, जो बिल ला रहे हैं क्या वो जेल में नहीं रहे? क्या वो तड़ीपार नहीं है? क्या उनके ऊपर अपराध नहीं है? क्या वो जेल से काट करके नहीं आए? क्या सजाए काट करके नहीं आए? सबसे पहले तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए कि मैंने तो खा लिया, तुम्हें नहीं खाने दूंगा। बताइए मुझे कौन से देश के अंदर प्रधानमंत्री, देश के अंदर मुख्यमंत्री या मंत्री ऐसा जिसके ऊपर केस नहीं है? पहले तो ये जो बिल लाने वाले सबसे पहले अपनी पार्टी के लोगों को हटाए। एक वाकयात बताता हूं, मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूं और मुस्लिम समाज में एक हदीस में लिखा है कि एक औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और वो कहने लगी कि मेरा बेटा, हुजूर आप इसको डांट दीजिए, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो इस बात को सुनकर के वो मुस्कुराए और कहा कि बेटा कल आना आप समझ रहे हैं ना, आप भी समझ लीजिएगा कि आप कल आना। अब वो फिर कल लेडीज पहुंची और हुजूर के दरबार में पेश हुई और कहा कि हुजूर आपने कल मैंने एक सवाल किया था, उसने के लिए आपने बोला है आप मेरा बेटा गुड़ मतलब मीठा बहुत खाता है, इसको थोड़ा डांट दीजिए, कम खाया करे। तो हुजूर पाक ने कहा कि गलत बात है मीठा खाना कम करो। वो औरत मुस्कुराते हुए बोली कि हुजूर पाक आप ये बात तो कल भी बोल सकते थे, आपने ये बात आज कैसे बोली? कि मैंने आज ये बात इसलिए बोली क्योंकि कल तक मैं भी मीठा खाता था, मैंने कल मीठा छोड़ दिया, आज मैं इसको हिदायत दे रहा हूं। तो ये सवाल वहां जाकर के फिर बैठता है, ये जो बिल ला रहे हैं सबसे पहले तो अपने गिरेबानों में झांके ना, ये क्यों नहीं अपने गिरेबानों में झांक रहे? सबसे पहले तो अपने मंत्रियों को हटाए, मुख्यमंत्रियों को हटाए, खुद पहले हटाए। आप गूगल कर सर्च करके देख लीजिए, सारे पत्रकार महोदय बैठे हुए, आप ये डालिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन कौन, मैं जवाब नहीं दूंगा। सबसे बड़ा अपराधी कौन, मैं जवाब नहीं दूंगा, गूगल खुद दे देगा। आपको ग्रोक से पूछ लीजिए। तो इनको बिल लाने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम बिल किस चीज पर ला रहे हैं। पहले तो अपने मन की पहले अपने घर को साफ करें, पार्टी को साफ करें, जब क्लीन हो जाए जब जाके जनता के बीच में बिल लाए। तो ये बिल चलने वाला नहीं है और जिसने भी ये क्या नाम है बिल मुंह पर फाड़ के फेंका है, मैं उसकी सलाम करता हूं और ये अच्छा किया, क्योंकि ऐसे बिल देश को गुमराह करने के लिए होते हैं। इनका क्या अधिकार है जी? कोर्ट किस लिए बनी है? फिर तो कोर्टों को बंद कर दो, आप कोर्टों को बंद कर दो ना, वो फैसले देती हैं, वो क्यों नहीं फैसले दे रही हैं? आप ये सब चीज ले आओ। किसी भी अपराध के सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है। हमारे देश की न्यायपालिका बहुत स्ट्रांग है, पूरी दुनिया में नाम है। वो जात पात भेदभाव ऊंच नीच अमीर गरीबी कुछ नहीं जानती, वो जानती है मुलजिम है और ये बेकसूर है, वो इतना जानती है। तो ये कौन होते हैं इस चीज का बिल लाने वाले? यानी कि अब ये अदालतें भी खुद ही खोलेंगे? ये गलत है, सरासर गलत है। आपने जो हिंद अमन पार्टी का गठन किया है, इतनी बड़ी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सामने कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप, जो कि अभी सत्ता में भी हैं? देखिएगा, अभी तो आपके मुबारक हो जवान के हम सत्ता में नहीं है, पहली बात तो सत्ता में आने वाले हैं और हम जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि और हिंद अमन पार्टी हिंद अमन पार्टी मतलब अमन न्यूज, हम 30 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं
और हम देश की सेवा करते हैं और हम ऐसी छोटी मोटी उनसे डरने वाले नहीं है, क्योंकि देश लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के अंदर कुछ भी हो सकता है और वैसे भी हम चौथा पाया है देश के, क्योंकि हम मीडिया से जुड़ते हैं। और मैं देश के सारे मीडिया वालों से कहना चाहता हूं कि अब आप मीडिया के साथ साथ राजनीति भी करें। आप कब तक इनके पीछे कैमरा लेके भगेंगे? चोर डकैत उठाई बलात्कारी, इनके पीछे कब तक लेके भगेंगे कैमरा? आप उनको नेता बना देते हो, फिर खुद गली में रह जाते हो। आप भी नेता बने, आप भी पार्टियों से टिकट लाए, जिस पार्टी से मिले, और किसी पार्टी से टिकट ना मिले तो आप हिंद अमन पार्टी में आए। हिंद अमन पार्टी आपका स्वागत भी करेगी और हिंद अमन पार्टी आपको टिकट भी देगी और आपको प्रचार के लिए सामग्री भी देगी। जब से आपकी पार्टी रजिस्टर हुई है तब से अब तक आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है? देखिएगा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। मैं आपको इस सवाल के जवाब दे देता हूँ। पार्टी रजिस्टर्ड को, ये पार्टी हमारी रजिस्टर्ड ऐसे ही नहीं हुई। इस पार्टी रजिस्टर्ड के लिए हमने इतनी सारी परेशानी उठाई है। जजमेंट आप देख रही हैं, इस जजमेंट में लिखा है कि आपकी पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे रजिस्टर्ड हो रही है। क्योंकि मुझे तो 2 साल से पार्टी रजिस्टर्ड करके ही नहीं दे रहे थे ये लोग, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। देखिएगा, अगर देश के अंदर न्यायपालिका आज ना हो तो ये देश के नागरिकों को बिल्कुल जंगल राज कर दें, जो इनकी मन में आए वो करें। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, भगवान का, अल्लाह का, कि हमारे देश के अंदर न्यायालय है और जज है और वो ईमानदार जज है, ईमानदार जुडिशरी है और वो काम कर रही है। वरना ये तो इंसानों को जीना तो मरने लायक भी नहीं छोड़ा। तो हमारी हिंद अमन पार्टी बहुत समय से काम कर रही है और जन्म लेने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। अब जन्म ले लिया तो अब ये डर गई और इनके कहीं ना कहीं डर बौखलाहट दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारे पीछे जो भी लग रहा है बीजेपी का आदमी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी पड़ी है। क्या इससे पहले भी कभी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? जी, मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। मैंने 2 कौंसिलर के इलेक्शन लड़े हैं और 2 विधायकी के लड़े हैं, जंगपुरा और ओखला से, और एक मैंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें एंड टाइम पे, मतलब आप तो पता है पक्षपात कितना चल रहा था उस टाइम पे, वो एक जरा सी कमी को उन्होंने रख लिया दबा करके, और उसके बाद में जिस टाइम पे डेट खत्म होने वाली थी उस टाइम पे मेरे हाथ में दिया और समय 1 घंटा बचा था, तो मैं उसको पूरी नहीं कर पाया फॉर्मेलिटी को, और मेरा टिकट इन्होंने कैंसिल कर दिया। हिंद अमन पार्टी अकेले ही चुनाव में उतरेगी या अपने कैंडिडेट को उतारेगी? नहीं, हिंद अमन पार्टी अकेले तो नहीं उतरेगी। हिंद अमन पार्टी पूरे भारत के जो बेरोजगार है, जो भारत के वफादार है, जो भारत के अच्छे नागरिक हैं, उनको सबको टिकट देगी और पूरे भारत में उनको उतारेगी। और ये आने वाली सरकार ऊपर वाले ने चाहे, ईश्वर ने चाहे, भगवान ने चाहे, खुदा ने चाहा तो हिंद अमन पार्टी की होगी। ये हमारा आप लोगों से वादा है। मेरा ये भी सवाल है कि जिस तरह से आप पर ये आरोप लगे हैं, कई आपको अभी आपने बताया कि आपको मारने की धमकी दी जा रही है, तो इसकी क्या शिकायत आपने की है कहीं पर? जी, मैंने इसकी शिकायत रात भी की है और देखिएगा, शिकायतों का मेरे पास भंडार है। ये शिकायतें हैं जी, हाई कोर्ट और दिल्ली कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारी शिकायतें हैं जी। कितनी शिकायतें आपको दिखाई है, देखिएगा, ये शिकायत है, ये शिकायत है जी। ये मैं बिल्कुल जजमेंट के साथ शिकायतें दे रहा हूँ जी, ये नहीं कि ये रही। आप ये देख लीजिएगा जी, ये सारी शिकायतें हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, सारे बीजेपी के लोग हैं जी। ये मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं और ये देखिएगा, ये शिकायतें मैं मेरे खिलाफ इतनी तरह से इन्होंने वो भड़काऊ भाषण कर रखी है। ये मैंने एनसीआर कटा रखी है इनके खिलाफ। ये मैंने क्या नाम ऑनलाइन कंप्लेंट कर रखी है इनके खिलाफ। ये मैंने क्या नाम है हाई कोर्ट के ऑर्डर लगा रखे हैं जब से मेरे पीछे पड़े। ये मैंने सारी चीजें, और उसके अलावा जो रात मेरे साथ लेटेस्ट खबर हुई है, घटना हुई है, उसकी शिकायत ये रही, मैंने डीसीपी को और सबको ऑनलाइन सीपी साहब को सबको भेज दी है। लेकिन एसएचओ सरिता बिहार को मैंने लगातार 50-40 बार कॉल किया है, मैंने लिखा भी है इसमें, लेकिन एसएचओ सरिता बिहार ने मेरा फोन नहीं उठाया। वहां के थाने के कई जो ईमानदार सिपाही हैं और ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनके मेरे पास फोन आए, मैंने उनको सारी घटना की जानकारी दी है। ऐसी बात नहीं कि सरिता बिहार में ईमानदार नहीं है, बहुत ईमानदार है, और जिसकी वजह से वहां पे लोग, वरना एसएचओ की गतिविधि है कि वहां पे लोग जनता इकट्ठी हो और धरने पर दे, और हम धरना भी देने जा रहे हैं, आपको बता दें। ये सारी शिकायतें हैं, ये सब हमने एसएचओ को, सरिता बिहार को दे रखी है, डीसीपी को दे रखी है, कमिश्नर को दे रखी है जी। हमारे 3 बार रोकने की कोशिश की जी, ये हाथ में 10-12 लोग गुंडे हैं, देखिए ये सब ये रिसीविंग है, ये देखिए, ये वो अपराधी है, ये वो गुंडा है बीजेपी का, ये वो शैतान है, ये वो जानवर है जो ना तो इंसानों की शक्ल में दिखाई दे रहा है ना जानवरों को। इसका पता नहीं है इंडिया का है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का है। इसको पूरी सपोर्ट अजीत सिंह एसएचओ सरिता बिहार, जामिया नगर और शाहीन बाग की है। ये इन्हीं की सरपरस्ती में रहता है, ये ओखला से बाहर नहीं निकलता, दुबका रहता है। ये
लोगों को बदनाम करता है। ये शिकायतें दे रखी है जी ऑनलाइन मैंने। ये इतनी शिकायत देने के बाद में भी ये देखिएगा मैंने पूरी एनसीआर कटा रखी है। आज तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई और आती कहते हैं कि जी ये बीजेपी का आदमी, हम क्या कर सकते हैं। मतलब इससे लोग डरे हुए हैं। दूसरा ये कि ये इतनी शिकायतें देने के बाद में भी फिर मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से देखिए कि शिकायतों का भंडार है जी मेरे पास। हाई कोर्ट जाने के बाद में जब मुझे रिलीफ मिली है, जब उन्होंने नोटिस किए इनके खिलाफ, और जब इनके अभी मैंने मानहानि का भी इनके ऊपर केस कर रहा हूँ और अभी इन पर किडनैपिंग का भी साकेत कोर्ट ने 510 कोर्ट ने नोटिस किए हैं। अभी इन पे एक पास को भी एक इनके ऊपर लूटपाट और ये दुनिया भारी सारी चीजों का इन पे नोटिस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कार्रवाई अपनी तरीके से, लीगल तरीके से, मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है, लेकिन एसएचओ सरिता बिहार पे पूरा भरोसा नहीं है। एसएचओ सरिता बिहार की टीम पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके इलाके के एसएचओ साहब और तमाम पुलिस आपके केस में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से आप बाकी पे आरोप लगा रहे हैं कि वो पब्लिकली स्टंट करके सिक्योरिटी लेने की बात करी है, तो कहीं हिंद अमन पार्टी को तो इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है? मैडम सिक्योरिटी तो मेरे पास ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट ने दे रखी है। जब मैंने सुरक्षा के लिए मांग की थी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने मेरे घर पे मेरे ऑफिसर पीसीआर प्लस पुलिस पॉकेट दे रखा है, पुलिस पिकेट दे रखा है, लेकिन ना मेरे घर पे पीसीआर लगी हुई है आज तक, ना मेरे क्या नाम है ऑफिस पे पुलिस पिकेट लगी हुई है। ये क्या करते हैं, रात को आते हैं, दिन में आते हैं, जिनकी ड्यूटी 8 घंटे बदलती है और ये फोटो खींच के ले आते हैं। तो मुझे तो सुरक्षा ऑलरेडी हाईकोर्ट ने आपसे नहीं 1 साल से दे रखी है, लेकिन मुझे सुरक्षा दे कहाँ रहे हैं ये लोग मुझे सुरक्षा नहीं देंगे तो ये खासतौर से 3-4 थाने तो मुझे मरवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको मेरी जो कारगुजारी है समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि इनकी मैंने बहुत जगह रोड़ा बन गया हूं, उनकी आमदनी मैंने बंद करा दी है, इनके घुसपैठिया को मैंने बंद कराया था। सारी बात मैं दिल्ली हाईकोर्ट को और लोकल क्या नाम है साकेत कोर्ट को और डीजे को बता रहा हूँ जाकर के। अब मैं इनसे शिकायत ही नहीं करता, शिकायत इनको रिटर्न में देता हूँ और कोर्ट को बता देता हूँ ये गतिविधि। कोर्ट फौरन इनके खिलाफ नोटिस करती है, डायरेक्शन देती है, इनकी हालत खराब हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं तो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। जब तक ये लोग नहीं हटेंगे, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, तब तक क्या नाम है हम लोग ऐसे ही मुहिम चलाते रहेंगे। हमें इनसे ना आगे डर था ना अब डर है। इनको जो करना वो करे, जो हम तो ईमानदारी के साथ, हम ईमानदार आदमी है, हमने कभी आज तक किसी से कोई 2 रुपए की हमने कहीं मांग नहीं करी। ये जो हम पे गाजियाबाद में झूठा केस लगा, उस पर गाजियाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया और उस पर भी हम मानहानि का केस करने जा रहे हैं। तो ये हम इन आरोपों से नहीं डरने वाले, ये रुकावट बननी है हमारे लिए। रुकावट ये चाह रहे कि किस तरह से हिंद अमन पार्टी रुक जाए, लेकिन हिंद अमन पार्टी रुकने वाली नहीं है। हिंद अमन पार्टी केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर सरकार बना के छोड़ेगी। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कोई से भी दल वाले हो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने 30 साल से पत्रकारिता करी है। आप मुझे डराने की कोशिश करो, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा आपसे। आप मेरे पीछे गुंडे लगा दो, आप मेरे पीछे पुलिस लगा दो, आप मेरे पीछे नेता लगा दो, आप मेरे पीछे छुटभैया लगा दो, आप मेरे पीछे जेब कतरे लगा दो, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, काम करता रहूंगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बोला है कि केंद्र में आप सरकार बनाएंगे, तो मेरा सवाल यही है कि आप इंडिपेंडेंट होके अपनी सरकार लाएंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन? देखिए ये जनता है, ये जनता के हम काम करेंगे तो जनता हमें अपने आप ही सरकार बनाने में बनाएगी, और हम तो जनता के वो डिपेंड है, और हम जनता के सारे मुद्दे उठा रहे हैं। और हमने जनता के मुद्दे अभी तक गलियों में उठाए हैं और मोहल्लों में उठाए हैं, सड़कों पे उठाए हैं और हाईकोर्ट में उठाए। अब जनता के हम मुद्दे सारे संसद भवन में उठाने जा रहे हैं। जनता ने हमें आश्वासन दे दिया, हम बहुत जल्दी सरकार बनाने जा रहे हैं। आने वाला वक्त आपको हिंद अमन पार्टी की साझेदारी से सरकार कहीं ना कहीं बनेगी, आप देख लीजिए, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।